स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गद्य खंड का शिवानी फोर्थ चैप्टर सती कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राइटर से परिचित होइए। शिवानी का वास्तविक नाम गौरव पंत था। इनका जन्म राजकोट, गुजरात में सन 1923 में हुआ था। शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा पाई। आपकी कहानियाँ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। शिवानी की मृत्यु 79 वर्ष की आयु में 21 मार्च सन 2003 में हुई। शिवानी ने कहानियाँ, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं विष कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार, 4 दिन, कथा संग्रह, 14 फेरे, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी उपन्यास। लाल हवेली, करिए छिमा के, चील गाड़ी, मधुयामिनी इनकी लोकप्रिय कहानियाँ हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में सामाजिक रूढ़ियों तथा आडंबरों पर करारा व्यंग भी किया है। शिवानी वैसे वास्तविक जो राइटर हैं, इन्होंने अपनी आँखों से देखे हुए संस्करण जो है ज़्यादा इन्होंने लिखे हुए हैं। तो वो अब उनके साथ के जो भी लोग उनके बीच में आए, साथ में रहे, तो ये जो सती कहानी है इसमें भी उन्होंने एक संस्मरण की तरह से लिखा है कि ट्रेन में यात्रा कर रही थी तो फिर कैसे जो है वहाँ पे रास्ते में उनको कौन मिला, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो देखो बच्चों, सती कहानी। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्र थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरु पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। तो यहाँ पर जो है वो जा रही थी प्रयाग से, और उस समय कुंभ जब मेला चलता रहता है प्रयाग में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पूरे देश विदेश के लोग आए रहते हैं। तो उस समय का प्रयाग का नज़ारा ही कुछ और रहता है। हर जगह के लोग, साधु, सन्यासी, गृहस्थ सभी लोग आते हैं। तो उसमें उस समय रिजर्वेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें लेखिका जो है जब जा रही थी तो रिजर्वेशन स्लिप में उनका महिला डिब्बे में इन लोग का नाम था, जिसमें कि इनके साथ 3 और महिलाएं थीं, और जिसमें से कि एक महाराष्ट्रियन थी, दूसरी पंजाबी थी, एक अभी आई नहीं थी, चौथी ये खुद थीं। और रास्ते में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं। बॉक्स था, पहले लोग बड़े, अब जैसे सूटकेस लेके चलते हैं तो वो पहले टीन के बक्से चलते थे बड़े बड़े, तो वो बॉक्स लेकर चलती थी। और होलडाल जिसमें बिस्तर वगैरह बांध कर आगे चलना, तो वो उसको लेकर जो है चला करते थे। तो ये जो है लेखिका को जो है बहुत सामान लेकर चलना अच्छा नहीं लगता था, तो वो एक बस बटुआ ही अपने साथ ली थी। क्योंकि उससे जो है न तो कुली का चक्कर रहता है, न कोई ये कहता है कि अरे आपने इतना सामान लिया, इधर सरकाइए उधर सरकाइए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने वृहदाकार मतलब बहुत बड़ा, स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे।
पिरामिड मतलब नीचे सबसे बड़ा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा। तो इस तरह से उन्होंने सारे बॉक्स को एक पर एक लगा दिए थे। लगता था कि वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। मतलब जो भी जगह थी उसमें अपने सामान को फिट करके रख दी, और बाकी उनको लगा कि कैसे किस तरीके से सामान और उसमें कॉम्बिनेशन करते हुए वो रखती रहीं। वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी मतलब उसी में खोई हुई थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराही दान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेज़ी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे ही पास धरा था। तो साथ में पहले लोग, अब जैसे वाटर वो लेके लोग चलते हैं, तो पहले लोग सुराही लेके चला करते थे। तो सुराही का जो है वो नीचे का जो लेवल था वो बराबर नहीं था, तो जिससे वो बार बार ट्रेन चलती थी तो वो हिल के वो लुढ़क जाता था। वो बार बार जो पंजाबी महिला थी अपनी बुक रखती थी और उसके बाद से उठकर उसको ठीक करती थी। जबकि ये लेखिका कह रही कि वो मेरे ही पास सुराहीदान था, मैं चाहती तो उनकी इस समस्या को हल कर सकती थी। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिका कर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। उनको बड़ा ख़राब लगता था कि लोग सुराही उराही लेकर चलते हैं। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके पास एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज़ दुपट्टा यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। मतलब वो खद्दर का थोड़ा मोटा कपड़ा रहता है ना, तो उसको पहनी थी और उसके रगड़ खा के उनकी जो नाक थी वो भी थोड़ा सा रेड रेड हो गई थी, लाल हो गई थी। उनके चेहरे पर रोब था किंतु लावण्य नहीं। मतलब उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा, जैसे किसी किसी का रोबीला चेहरा होता है कि देख के डर लगता है कि कोई बहुत रोबीले व्यक्तित्व वाला है, और लावण्य नहीं था। मतलब महिलाओं के चेहरे में जो कोमलता होती है वो खूबसूरती नहीं थी। वो रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदुरापन था। लेकिन उनकी जो उनके हाथ वगैरह थे काफ़ी खुरदुरे से लग रहे थे। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थीं। या वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। मतलब बहुत ही उदास खालीपन था चेहरे में। वो या तो मतलब शादी उनकी नहीं हुई थी या फिर वो विधवा हो गई थी। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन ही मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज़ में बटन टाँगते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती हैं। ये उनका परिचय बता रही हैं कि वो कैसी थी। उनका चेहरा रोबीला था और हाथ भी में भी काफ़ी
खुरदुरापन था, यानी कि थोड़ा सा कुछ पुरुषों का व्यक्तित्व की झलक आ रही थी कि जैसे वे लोग रफ टफ रहते हैं उस तरह से, कि थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। मतलब हाथ बड़े से वो लग रहे थे, ये वे हाथ नहीं हो सकते, मतलब उनके कोमल से हाथ नहीं लग रहे थे जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, या पति की कमीज़ में बटन टाँकते हैं, या फिर वो खाना बनाती है जो लेडी जो घर में रहती है, उसके में और इनके में बहुत ही फ़र्क लग रहा था। और काम करने से हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो धूल कालिक की दरारों से भर जाती हैं, लेकिन ऐसा इनको नहीं लग रहा था। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। विस्थापित स्त्रियों मतलब एक जगह से जिनको हटा के कन्वर्ट करके दूसरी जगह कर दिया, हाँ, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए उसको संचालन करती थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। मतलब ये पता चल गया कि वो क्या थी, समाज सेविका थी। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। जो महाराष्ट्रियन थी वो बहुत कम बोलने वाली थी। स्वल्प भाषणी मतलब बहुत कम बोलने वाली, और सुंदर भी थी और प्रौढ़ा थी। प्रौढ़ा मतलब कि यही 30 से 40 के बीच की एज उनकी रही होगी। ने हम में से किसी को भी, और वो किसी को जो है किसी से दोस्ती करने का हाथ वो नहीं बढ़ा रही थी। हाथ की मराठी पत्रिका को वे पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थीं और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थीं। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखन की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थीं। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थीं। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केशराशि के मूलधन का परिचय देते, यानी उनके बाल बहुत लंबे थे। जो जूड़ा वो बांधी थी उससे लग रहा था कि एड़ी चुंबी मतलब एड़ी तक के बाल जो है उनके थे। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे। वर्तुलाकार मतलब गोल कर्णफूल थे। और गले में था दुहरी लड़का मंगलसूत्र, मतलब 2 लाइन वाला मंगलसूत्र था, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थीं। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वनोलकर, और वे वास्तव में भी थी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आँखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। मतलब उनकी आँखें बहुत ही बोलती हुई सी थी। उनकी आँखें एक आभूषण के समान थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आँखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थीं। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आँखें 4 होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। लेकिन जब वो आपस में हम लगता था कि देख लेती थी तो बहुत ही अवज्ञापूर्ण, मतलब कि लापरवाही से ही जो है वो अपनी आँखें फेर लेती थी और अपने मंगलसूत्र को दांतों में दबाकर फिर पत्रिका पढ़ने लगती थी। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। यहाँ पे बिल्कुल
चित्रात्मक वर्णन है कि जैसे लगता है कि इनके सारे शब्द बोलते हुए से लग रहे हैं। ऐसे ही मतलब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कोई मोटी महिला चले ट्रेन में, ट्रेन हिल रही है तो उसमें वो झट से बैठने का। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में मतलब बगल में चौकोर बटुआ दबा था। ओफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया और बैठ गई। मतलब ये तीनों महिलाएं उनको देखने लगीं। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं? वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगे। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं। वो अपना परिचय दी जो आने वाली महिला थी। मदालसा सिंघाड़िया, कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वो हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। उनको में लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कल ही उनके पति की मृत्यु हुई हो और वो जो है उसका शव लेने जा रही हैं। तो सद्य वैधव्य मतलब तुरंत की विधवा हुई। और वे लंबी होने से जो है पठानिन सी उनका शरीर था, पठान जैसा, और वो सुंदर गत यौवना थी, मतलब बहुत एज की नहीं थी। उनके बाल भी किसी सैलून में कटे हुए लग रहे थे और वो जो साड़ी पहनी थी उसको और ऊंचा सा उठा के और पालथी मारकर बैठ गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलेंस के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई, मतलब तूफान में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। पति से ज़्यादा स्वेटर की चिंता की, जो स्वेटर पहने थे वो टूटा नहीं। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगीं, कभी अपनी सूर्पनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या? कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता। कोई भी, इतनी बड़ी नाक थी कि कोई भी लेडीज़ की रुमाल जो है उनकी नाक पे ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बड़ी सी रुमाल, जेंट्स वाली रुमाल नहीं थी। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा।
तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। ऐसा लगा, इतनी लंबी थी वो कि बिल्कुल असामान्य लंबाई की, तो जब वो उस पर लेटी तो जैसे लगा कि कोई खजूर का बड़ा पेड़ कट गया हो। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। वो इसलिए कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, वो शांति से पड़ी रहें।